चलिए, सो हेनरीज लॉ में क्या स्टेटमेंट आता है, देखिए बेटा, द लॉ स्टेट्स that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। ठीक है, लिक्विड के ऊपर और सोल्यूशन के ऊपर जो गैस आपकी प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो गैस होगा वो लिक्विड पे आपका डिसॉल्व होने वाला है या नहीं। ठीक है, ओके, मान लीजिए बेटा कि आपका जो लिक्विड है वो हाई टेम्परेचर पे है, मतलब कि उसकी टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर रखी है। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली वो जो लिक्विड होगा वो खुद भी गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंडीशन में आपको दे दूं कि मैंने यहाँ पे ऊपर से प्रेशर देना स्टार्ट किया, ठीक है, प्रेशर एक्सटर्नल देना स्टार्ट किया, ये मेरी लिक्विड है यहाँ पे जो प्रेजेंट है और इसके ऊपर में गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से मैंने प्रेशर एक्सटर्नल दिया, बट मैं यहाँ पे ना इसको गर्म भी कर रहा हूँ, नीचे से टेम्परेचर भी दे रहा हूँ। तो होगा क्या बेटा, ये लिक्विड खुद वॉलेटाइल बन के बैठा हुआ, क्योंकि ये उबलना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे ना, क्योंकि इसकी गर्मी बढ़ रही है, तो ये गैस में खुद कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा बेटा, इसका जो डिसॉल्विंग कंडीशन है ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि आप इसको डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर भी लगा रहे हो और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर अगर आप बाहर से दे रहे हो तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे ये हो रहा है कि ये सर आइसोथर्मल कंडीशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब कि आपको टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। ठीक है ना, ठीक है। सो डेल्टन, contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas ओवर द सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि ये जो है बेटा, ये आपका यहाँ पर मॉडर्न लॉ बन जाता है हेनरी का, जो कि डेल्टन के द्वारा इसको फिर बाद में परफेक्ट किया गया। यानी यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। ध्यान देना बेटा, गैसेस किस में होने चाहिए बेटा, वेपर फेज में होना चाहिए। ठीक है, गैसेस आपके लिक्विड फेज में, एक्वस फेज में भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल to the mole fraction of the gas in the solution। ये आपका प्रोपोर्शनल होता है to the mole fraction of the gas in the solution। ठीक है, चलिए बाबू आप बैग उतार लो, पेपर निकाल लो और ये सेकंड बेंच पे बैठ जाओ। बेटा तुम वही पेपर निकाल लो और पेपर लेके स्टार्ट कर लो लिखना। ठीक है, तुम्हारा क्लास है ना अभी, हेलो तुम्हारा क्लास है ना अभी उधर पे, वो नहीं है क्या, कब है फिर क्लास, ये इस महीने नहीं होगा क्या, ओह चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लिख ले पेपर, उसे भी लंबाई है। ठीक है, पेपर ले लीजिए और तुम वहीं बैठ जाओ और तुम इधर से स्टार्ट करो। ठीक है, इधर सेकंड बेंच पे बैठ जाओ। हाँ बेंच थोड़ा सा जगह दे दे, नहीं एक काम करो ना, उस तरफ से बाबू, इस तरफ से आता बेटा, नहीं ना वो रख दे, इधर से आता, इधर साइल उसके पीछे बैठा दे, इधर घूम के आओ बैठ जाओ, घूम के आ जाओ साइल उसको अंदर बैठा दे। ठीक है, टाइम आपको इन्फिनाइट दिया गया है जब तक से गिटार क्लास खत्म नहीं होता। अब गिटार क्लास खत्म होगा आपके 1 बजे तक से, तो आप तब तक से जितना लिख सकते हो लिखो। ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे, जो लिखने का मन हो, कहानी लिखना हो, नाम लिखना हो, है ना, जो लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर लिखना है, लेटर टू द सर, जो भी लिखना है, जो लिखना है लिखो बेटा। ठीक है, आराम से पेपर लिखो बस। चलिए, हाँ मैथ्स का है। चलिए, तो यहाँ पे बेटा इसका आपका जो है बेटा, जो फॉर्मेशन, जो फॉर्मूला जो निकल के आता है बेटा, वो है कि पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है। ठीक है बेटा, ये पार्शियल प्रेशर गैस का है, जो गैस आपका प्रेजेंट है उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो गैस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने सोल्यूशन गैस का और लिक्विड का बना रखा है, तो मोल फ्रैक्शन हम उस गैस का लेंगे जो गैस हमें प्रेजेंट है। अब बेसिकली जब सोल्यूशन बन जाएगा पूरा तो हम लोग गैस को क्या मानेंगे, सोल्यूट मानेंगे, तो हमें पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये XB है, क्या है बेटा, XB। अब याद रखना बेटा, एक जो डिनोशन करने के लिए जो हम जो शब्द यूज करने वाले हैं, अब आगे जितना चैप्टर में मैं यूज करूंगा बेटा, वो मैं A यूज करूंगा और B यूज करूंगा। ठीक है बेटा, A हमेशा मैं सॉल्वेंट के लिए यूज करूंगा, ठीक है, और B हमेशा मैं सॉल्यूट के लिए यूज करूंगा। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में
ए और बी का इस्तेमाल होगा रिस्पेक्टिवली। ए आपका सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाएगा और बी आपका सॉल्यूट के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह आएगा जिसमें कि हमको बहुत सारे डेफिनेशन वगैरह देखने पड़ेंगे, बहुत सारा मतलब आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, तो मैं ये यूज करूंगा। तो आप तब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ए क्या था और बी क्या है, ठीक है। चलिए, सो हियर KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ, ये देखिए बेटा आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया गया है, आप क्लियरली देख सकते हो बेटा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और आप देख सकते हो बेटा ये आपका सीधा एक आपका स्ट्रेट फंक्शन, एक स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन फंक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लीनियर आपका फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर भी पावर स्क्वायर में बैठा नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यह ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो मतलब कि जितना काई बढ़ता रहेगा उतना आपका पी बढ़ता रहेगा, तो ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि ये जो है आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ, ये ग्राफ आपके हेनरीज लॉ का ग्राफ है, ठीक है। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ आपको पूछ सकता है, मतलब उतना ज्यादा चांस नहीं है बट फिर भी पूछ लिया तो आप आंसर कर ही सकते हो, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH। कल कोई पूछ रहा था मुझे सर KH की वैल्यू कांस्टेंट है या क्या है, तो यहाँ पे अब बता दिया गया बेटा कि KH की जो वैल्यू होती है बेटा वो हर गैस के लिए अलग अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली हर गैस की बिहेवियर अलग अलग है ना, हर किसी का पार्शियल प्रेशर अलग है, हर किसी की नेचर अलग है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, ठीक है, मतलब उसको आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से पाओगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना बेटा सबकी KH अलग अलग होगी, वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, एंड दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। तो मतलब ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ये गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि गैस का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर गैस के नेचर पे अगर ये डिपेंड कर रहा है तो मतलब ये कभी भी किसी दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हर गैस की नेचर अलग अलग है, अगर गैसेस की नेचर अलग अलग है तो फिर आपका जो KH के वैल्यू है वो भी क्या आएगा बेटा, अलग अलग आएगा। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 1.11 that higher the value of KH, जितना ज्यादा value of KH होगा बेटा at a given pressure, the lower is the solubility of the gas of the liquid। तो यहां पे क्या बोला गया बेटा कि higher the value of KH, जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी KH की होगी उतनी ही आपकी कम जो है बेटा वो सॉल्युबिलिटी होगी। अब इस यहां पे इसको सर कैसे समझे, देखिए बेटा, तो यहां पे ना हेनरी ने जब पहले अपना इक्वेशन लिखा था बेटा, तो उसने ऐसे लिखा था कि solubility is always directly proportional to pressure, solubility is directly proportional to pressure लिखा, ठीक है। और उसने क्या लिखा, solubility is equals to K into P। ये आपका जो K था बेटा ये उस समय KH नहीं था, उस समय वो परफेक्टेड फॉर्म में नहीं था ये, ठीक है ना। अब चलिए इसको परफेक्ट करते हैं, इसको कैसे चेंज किया गया इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। यहां पे देखो बेटा S इक्वल्स टू K इंटू P किया गया, ये जो K था बेटा ये हेनरी का कांस्टेंट था, ये हेनरीज कांस्टेंट था, जो कि हेनरी ने खुद लिखा है, हेनरीज कांस्टेंट है ये बेटा, ठीक है। ये आपका प्रेशर बोलता है वो, और हेनरी यहां पे ना पार्शियल प्रेशर की बात नहीं करता, हेनरी यहां पे उस प्रेशर की बात करता है जो प्रेशर एक्सटर्नली लग रहा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में डेल्टन लाया है, डेल्टन ने मोल फ्रैक्शन की बात की है, उससे पहले हेनरी पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, हेनरी यहां पे आपके मोल फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, हेनरी सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है बेटा कि सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। बट बाद में जब इसको चेंज किया गया, तो बाद में जब इसको बदला गया, तो फिर यहां पे सबसे पहली चीज जो आपके डेल्टन ने बदला है वो उसने क्या कर दिया बेटा, इस K को उसने 1/KH कर दिया, मतलब कंप्लीटली इनवर्स कर दिया, ठीक है। इसे कंप्लीटली इनवर्स किया गया और आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू प्रेशर बाय KH आता है, क्या आता है बेटा, प्रेशर बाय KH, ठीक है। और यहां पे जो हमारा ये डेल्टन ने फिर इस KH को उस तरफ फेंका, हेलो हजुर भन्नुहोस् न, हुन्छ म जान्छु नि हजुर। हजुर हुन्छ मम्मी अहिले म गर्दैछु, पढ्नु न। ठीक है, सो देखिए दैट द हायर वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर। अब यहां पे देखो बेटा इसको इधर किया गया, ठीक है,
यहाँ से यहाँ फेंका गया, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखते हैं सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी केएच के। और यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे जो एक कंडीशन है इसको ऐसा क्यों किया गया, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, ठीक है, कंप्लीटली। यहाँ पे मैं आपको कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब इसको बदला गया तो आपको एक ही चीज पता चला कि ये जो था सॉल्युबिलिटी वो आपके हेनरी, मॉडर्न हेनरीज कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। इसलिए यहां पे इस लाइन को लिखा गया है कि द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, जितनी हाई वैल्यू केएच की होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। जितना केएच की वैल्यू ज्यादा होगा आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो भी आपका क्या होगा बेटा, घटते जाएगा, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2 दैट KH value for both N2 and O2 increases with increase of temperature, indicating that the solubility of a gas, यहाँ पे देखिए बेटा क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक टेबल है, नीचे ये देख सकते हो आप, टेबल है ना, यहाँ पे देखिए बेटा टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको पता चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा क्या दिया गया है। सबसे पहले हीलियम का देखिए बेटा, हीलियम 293 केल्विन पे है, तो इसका जो KH है वो 144.97 है, मतलब बहुत हाई है KH, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत क्या है बेटा, नीचे, कम है, ठीक है। उसके बाद हेलो वेट क्या बेटा, वेट अब गैसेस के वेट को तो आप अगर कंसिडर ना ही करें तो बेटर है, नहीं, क्योंकि हाँ हाँ तो इसका जो केएच है वो सबसे ज्यादा है, फिर हाँ ऑक्सीजन जो है वो लाइट वेटेड नहीं होता है, तो उसका सबसे ज्यादा कम है। हाँ, आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो विनाइल क्लोराइड भी तो आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें आ रही है जिसकी आपकी आप कंडीशन देख सकते हो, ये और कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे जितने भी आपके आ रही है, ये देखिए बेटा आर्गन ले लो, आर्गन का 40 है बस, जबकि आर्गन भी तो हीलियम की फैमिली का है ना, तो वहां पे वेट को कंसिडर मत करो। वेट को कंसिडर करना मतलब कि एक तरह से आप मान लो जैसे CO2 ले लो बेटा, CO2 आपका O2 CO2 ये भारी है, बट फॉर्मेल्डिहाइड क्या है बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है कि नहीं, इसका भी देख सकते हो और भी कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंडीशन में आ रहा है ना, ये और कम हो रहा है। इसीलिए आपको शायद समझ में आता होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक गैसेस को हाईली कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हीलियम का देख सकते हो बेटा कि जो KH है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल नहीं होता। आप इसको प्रेशराइज करके दबा के है ना उसको डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। जबकि आप देख सकते हो N2 का 76.48 है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिलेंडर के अंदर में हीलियम को भरना हो या आपने N2 को भरना हो तो ज्यादा आप क्या भर पाओगे, N2 भर पाओगे इन कंपेरिजन टू हीलियम। हीलियम और N2 दोनों ही आपके क्या इनर्ट गैसेस है, ठीक है, बट N2 फिर हमारे लिए लीथल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम सी लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग जैसे यहाँ पे अभी रह रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे N2 एक सिलेंडर के अंदर डाल के ऑक्सीजन के साथ इनहेल करना, इट विल नॉट बी दैट मच लीथल। बट अगर वही सेम सिलेंडर अगर आप लेके चले गए कहाँ पे बेटा, समंदर के अंदर, तो वहां पे आपके हेनरीज लॉ लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप मर सकते हो, है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो वो चीजें देख रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए हम समंदर के अंदर में क्या यूज कर रहे हैं, हीलियम यूज कर रहे हैं। अब समंदर के अंदर में हीलियम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर भी बढ़ जा रहा है, वहां पे प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो इसके KH को वो क्या कर पाएगा, कैंसल आउट कर पाएगा, जिससे हो क्या पाएगा बेटा कि वो आपका डिसॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये बात को समझना होगा। आगे देखिए बेटा और क्या बताया गया है कि यहाँ पे आपका कि so it can be seen from table 1.2 that KH value for both N2 and O2 increases with increase of temperature, indicating that the solubility of gases increases with the decrease of temperature, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर गिरेगा आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा सॉल्युबिलिटी हमेशा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। तो ये जो छोटा सा ये लाइन है ना बेटा, ये आपके बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए इतने बार रिपीट हो चुका है ना कि वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा क्या कि हाइयर टेम्परेचर में गैसेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती, और पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे तो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण होगा क्या बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स को अनकंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए वो आपके कंफर्टेबल फील करते हैं बेटा कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में वो कंफर्टेबल फील करेंगे रादर देन द वार्म वाटर्स। तो वार्म वाटर में वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से होगा क्या बेटा कि आपका ये सवाल जो है बोर्ड्स में डाला जाएगा, और मतलब कि हर साल एक एक छोड़ के डालते ही हैं, हर साल ही डालते हैं, ठीक है। जैसे पिछले साल डाला गया था, इस साल नहीं था,
ठीक है। अब अगले साल शायद डाल दे फिर से, तो हर साल एक एक साल है ना स्किप कर करके डालते रहते, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे एक सवाल आया, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए बेटा, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, क्या बोला गया बेटा, N2 गैस को हमने 293 केल्विन में आपके वाटर के थ्रू बबल आउट किया, ठीक है, मतलब कि आपने N2 गैस को पानी के अंदर से पास करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आपके 1 लीटर वाटर में कितना मिली मोल, ठीक है, आपका जो N2 गैस है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कि हमको यहाँ पे बेसिकली क्या बताना है बेटा, कि इसका यहाँ पर अमाउंट बताना है कि कितना मिली मोल आपका जो है बेटा जो N2 है इसमें डिसॉल्व होगा। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, इसमें आपको एज्यूम करने के लिए बोला गया है कि ये जो है बेटा इतना प्रेशर क्या करता है बेटा, एक्सर्ट करता है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। आप देख सकते हो बेटा ये आपको दिया गया है। कौन, अब डेटा वगैरह लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि आपके पास यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम तो आपके पास है ही, ठीक है, वॉल्यूम आपको मिल गया पानी का। दूसरा, आपको यहां पर N2 का पार्शियल प्रेशर P मिल गया है, ठीक है, P आपको 0.987 ये मिल गया, और KH की वैल्यू ये है, ये आपका KH है। क्या आपके पास मिसिंग है बेटा, आपके पास मिसिंग है काई, क्या मिसिंग है बेटा, काई, क्योंकि हेनरीज लॉ के हिसाब से तो P इक्वल्स टू KH काई होता है, ठीक है। हमारे पास तो काई नहीं है, तो हमें काई निकाल सकते हैं। देखिए बेटा काई ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बेटा, आप देख सकते हो P ऑफ नाइट्रोजन बाई KH, क्योंकि हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, KH काई होता है कि नहीं। और हमें इसी काई को यूज करके क्या निकालना है बेटा, आपको मोल्स ऑफ N2 निकालना है। तो काई जो हमारा निकल के आएगा बेटा वो मोल फ्रैक्शन N2 का ही होगा, क्योंकि N2 ही आप उसके अंदर से बबल आउट कर रहे हो, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको मिल गया तो फिर वहां से आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे आया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या था बेटा, 0.987 बार, और आपका जो ये हेनरीज का जो कांस्टेंट था वो कितना था, 76.848 किलो बार। तो किलो बार को चेंज कर लेंगे आप किसमें, बार में, क्योंकि ऊपर वाला बार में है, नीचे वाला बार में आएगा तो कितना बनेगा 76480, मतलब मल्टीप्लाई विद 1000 कर दोगे ना। तो ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए बेटा ये इसकी काई आ गई, क्या आ गई बेटा, काई। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, एज 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स ऑफ इट, ऑब्वियसली 1 लीटर में कितना होता है, 55.5 ही होता है। ये आप लोग को सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ये 11th क्लास में स्टोइचियोमेट्री में पढ़ के आए हो, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 लीटर ऑफ आपके वाटर में इतना जो है बेटा आपका क्या होता है बेटा, इतना आपका यहां पर मोल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया कि सर 55.5 मोल्स कहां से आया, तो मैं बता दूं बेटा, इसको निकालने के लिए आप पहले क्या यूज करेंगे, वाटर की डेंसिटी यूज कर लीजिए, तो उससे आपको मास मिल जाएगा, ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी और मास तो निकालना आता है ना बेटा, डेंसिटी का यूज करके आप मास निकाल लोगे, और उस मास को यूज कर लेंगे बेटा किसके लिए, जैसे देखिए बेटा वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है बताइए, तो कोई भी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही होता है ना बेटा, ये वाटर की डेंसिटी है हमारा यहाँ पे सॉरी 1 लीटर में दिया है इसलिए मैं इतना ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए, तो यहाँ पे रो आपको इतना मिल गया, हमारा 1 लीटर में है, तो मुझे मास निकाला, तो मास इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, रो इनटू वॉल्यूम कर देंगे यहाँ पे ना। तो आपने क्या किया, रो इनटू वी, तो आपके पास रो कितना है बेटा, रो आपके पास 1000 है, और वी क्या था 1, तो आपको कितना आ गया बेटा 1000 kg आ गया कि नहीं आया, ये आपका मास आ गया, सॉरी 1000, हाँ 1000 kg आपका आ गया मास। इसको आप चेंज कर देंगे किसमें बेटा, इसको किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे, हाँ मोल्स निकालेंगे, पहले ग्राम में चेंज करेंगे फिर मोल्स में निकालेंगे ना। तो कितना आएगा बेटा देखिए, तो ये कितना हो जाएगा मोल्स निकालना है ना इसका, तो मोल्स कितना हो जाएगा बेटा आपका 1000 बाई आप क्या करेंगे 18, ये ना करोगे आप है ना, तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 55.5 मोल्स पर लीटर आएगा, 55.5 मोल्स पर लीटर, क्योंकि हम इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाता है क्या बेटा आपका ml में आएगा, बट हमें पर लीटर में चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपका आएगा 55.5 मोल्स। तो प्लीज इस तरह से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, समझ में आया ना बात क्या करना था, ठीक है। तो ये आपका आता है मोल्स, जो कि हमने स्टोइचियोमेट्री में देखा हुआ, ये 55.5 मोल्स, याद रखना बेटा ये 1 लीटर में होता ही है, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, देयरफॉर इफ n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स फॉर N2 इन सॉल्यूशन, तो आपको काई इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते, और आप देख सकते हो बेटा ये जो n है बेटा ये बहुत ही छोटा आने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो क्या निकालना है आपने बेटा, आपने जो n निकालना है बेटा वो मिली मोल्स में निकालना है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको आपने
क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या बचेगा बेटा, n बाई 55.5 आएगा। आपके पास काई आ रखी है कितनी, 1.29 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इतना, ठीक है 0 पॉइंट, वैसे आंसर आपका इतना आ रहा है, इसको मिली में चेंज करना है आपने, तो मतलब कि इसको इंटू 1000 कर देना, तो ये आपका मिली में चेंज हो जाएगा 0.716 मिली मोल्स, ठीक है। आया बात समझ में? कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करिए। कुछ डाउट है तो बोलिए। ये बाहर में कोई 9 वाला बैठा है क्या? क्यों बैठा है ये बाहर? एग्जाम में नहीं दे रहे, बुला के ला इनको। हाँ घूमने दो, बैठे बैठा तू लिख। बात कर लो। हो गया, हो गया, जल्दी करिए। काई जो निकाली थी, ओ ये कैसे आया बोल रही क्या अभी? ये क्या हो गया, इतना डल क्यों हो गई हो? मुझे लगा नहीं पता नहीं। 12th बेटा, शार्प रहो। हो गया, हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, हेनरीज लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फेनोमेना, ठीक है। काफ़ी सारे आपके जो एप्लीकेशंस हैं इसके हैं, और सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये ब्रीवरी आपका जो है बेटा, इसमें काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, बेवरेजेस वाले या फिर ब्रीवरीज में। जैसे कि आप देख सकते हो, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, ठीक है। तो इन सब में अगर आप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं
तो उसके लिए प्रेशर का इस्तेमाल करता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी खोलते तो उससे जो आवाज़ आती है वो हेनरी का लॉ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है, हेनरीज के लॉ के अकॉर्डिंग ये सब चल रहा होता है। हाँ दीदी आइए आइए, क्या कहाँ घूम रहे हो बेटा, टेस्ट कब से चालू है? अरे सर नहीं, लास्ट में से बैठ जाइए, टेस्ट तो लिखना है, नीचे बैठ के लिखिए, कहीं भी लिखिए, आप बैग उतारिए, वहाँ लास्ट में से बैठ जाइए एक, और इधर बैठ जाइए, यहाँ कहीं बैठ जाइए, वो इस चेयर में बैठ जाइए ना। हाँ जल्दी करो, पेपर दे दो रे इसको, कर्मा कर। वहीं बैठ जाइए, उसके बगल में बैठ जाइए। हाँ वो बैग हटा दे, वो आयुष राज बैग हटा दे और वहाँ बैठा दे उसको। देखना बेटा चिटिंग ना करे आयुष राज है, वो बैग वहाँ रख दे, हाँ ऊपर रख दे और वहीं हाँ बैठ जाओ वहाँ पर। आप यहाँ आ जाइए, ए अन्ना तू आ जा, तू बैठ, तू इधर आ जा, इधर बैठ जा। हाँ दीदी आप हाँ नीचे बैठ जा, आप इधर के बैठ जाइए, वो बड़े अन्ना के बगल में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, तो आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो प्रेशर की वजह से इंक्रीज हो जाता है। आप अगर हाई प्रेशर में, ठीक है, हाई प्रेशर में अगर आप CO2 को अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर है ना जब रखते हैं बेटा, तो उससे बेसिकली होता क्या है कि ये क्यों करते हैं बेसिकली, आप बताओ तो बेटा, CO2 को क्यों, CO2 का इस्तेमाल क्यों हम लोग, CO2 ही बेसिकली क्या, हाँ हाँ क्या, हाँ नहीं ठीक है, बट फिर भी CO2 को ही हम क्यों कोल्ड ड्रिंक्स में यूज कर रहे हैं, मतलब सवाल है ये, है नहीं, CO2 को आप कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों यूज कर रहे हो? किसके बेटा? और फिजी इफेक्ट के लिए ना बस उतना ही है क्या? और बताइए तो बेटा, और बताइए आप बोले ना, इजीली कंप्रेस हो पाए, जबकि CO2 तो यार भारी गैस है, इजीली कंप्रेस तो बाकी चीजें भी हो सकती है ना, है कि नहीं, और सोडा है उसके अंदर में, ठीक है, और कुछ, और कोई? हाँ जी बेटा, KH की वैल्यू कम है उसकी, हाँ नहीं सही बात है, KH की वैल्यू कम है जिसके कारण वो सॉल्युबल जल्दी हो पाएगा, ये भी बहुत सही बात है, ठीक है, और बेसिकली ये हमारे साथ कॉम्पैटिबल भी है, ठीक है, इन अ वे, क्योंकि ये जो गैस है ना बेटा, सडनली आप जब पीते हो तो आप देखना कि आप गले में एक फील आती है, वो अजीब सी एक फीलिंग होती है ना, वो थोड़ा जलने वाली एक फीलिंग होती है, ठीक है, आपको शायद समझ नहीं आया कि वो क्यों होता है, क्योंकि ना जब आप पी रहे होते उस चीज को, तो CO2 हमारे बॉडी में रह नहीं सकता, तो उसको तो बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, तो वो हमारे गले के पास जाकर ही वो है ना फटाफट से वो फिर बाहर निकलना स्टार्ट करता है। अब CO2 का एक दिक्कत क्या है, CO2 का दिक्कत ये कि CO2 बिना पानी के एस्केप नहीं कर सकता, बिना पानी के एस्केप नहीं करता। तभी देखना बेटा जब आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो उसके बाद आपको वाटर लॉस का फीलिंग होता है, आपको पानी पीने का मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, देखना अजीब सी एक फीलिंग रह जाती है मुंह के अंदर में, गले के अंदर में, तो आप बहुत पानी पी लेते हो, ठीक है, कभी आप गौर करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए CO2 जो है बेटा, सबसे पहली चीज कि उसका KH वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम तो नहीं बोलूंगा बट बहुत कम है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कि उसको हमने कंप्रेस करके रखा है सो दैट कि यहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल्स आपके जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहते हैं बेटा, वो सेटल डाउन ना हो जाए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर में काफी सारे शुगर मॉलिक्यूल भी डाले गए हैं। अगर आप ना उसको कोल्ड ड्रिंक को खुला छोड़ दो और ना 1 घंटे 2 घंटे बाद पीना, तुम्हें लगेगा पानी और चीनी ही है, वो थोड़ा सा फ्लेवरिंग एजेंट, आपको थोड़ा सा उसका स्मेल आएगा, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट कभी टेस्ट नहीं आता। प्लीज बेटा आप लोग ना बहुत गलत केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आपको ये लगता है ना कि किसी फ्लेवरिंग एजेंट का टेस्ट आपको मिलता है, नहीं बेटा, फ्लेवरिंग एजेंट सिर्फ स्मेल होता है, टेस्ट तो बेसिकली शुगर और सॉल्ट का ही आ रहा होता है। सच में आप कभी गौर करना कि आप कभी भी, ठीक है, जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट है, वनीला ले लो ये स्मेल है, चॉकलेट ले लो ये स्मेल है, ठीक है, ये सब स्मेल है, ये स्मेल उसको वो सिग्निफिकेंट टेस्ट देता है, है ना, मतलब ये समझ रहे हो ना, टट्टी को टट्टी उसकी स्मेल ही बनाती है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर मान लो किसी ने ना टट्टी भी वनीला की स्मेल वाले हगी है ना, तो तुम्हें टट्टी नहीं लगेगा, ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता चलिए, तो इसलिए प्लीज समझना बेटा कि वो सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया जो होता है किसी भी चीज का, वो उसका स्मेल होता है, क्या होता है बेटा, स्मेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure under water, ठीक है, तो
जब भी स्कूबा डाइवर्स आपके पानी के नीचे होते हैं, ठीक है, अभी देखिए बेटा, होता क्या है ना कि आप कभी भी स्कूबा डाइविंग करने जाओगे ना, तो अगर मान लो कि आप ओपन ओशन में करने वाले हो, तो आपका वो पहले ना 1 हफ्ते का ना वो टेस्ट लेंगे, 1 हफ्ते तक आपका चेक करेंगे बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी के प्रेशर क्या है, आपका पूरा मतलब मॉनिटर किया जाएगा। पहले आपको वो स्विमिंग पूल में करवाएंगे, फिर स्विमिंग पूल के बाद थोड़ा सा डीप में ले जाएंगे, फिर ऐसे करते 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 फिर लास्ट में फाइनली फिर आपको ओपन वाटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कंडीशन है बेटा, इसको समझना है बेटा। और ये प्लीज ना, ये इंडिया में नहीं होता, ठीक है, इंडिया में डायरेक्टली नदी में गिरा देते हैं, मतलब नहीं सच बोल रहा हूँ बेटा, इंडिया में ऐसा कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं, सीधा ले चलो, पैसा कमाने से मतलब है, ला पैसा है, तू चल, तेरे को करना है ना, चल, गिरा दिया पानी में। बट आपके अगर यूरोपियन कंट्री में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, ऐसा नहीं होता। अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में आपको पहले वो 1 हफ्ते तक मॉनिटर करते हैं, 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया, उसके बाद फिर देखते हैं हाँ चलो मतलब ये ठीक है आदमी, चलो है ना, तो लेके चलते हैं। इंडिया में सीधा चलो, लगाओ टैंक, कुतरो, ठीक है, आदमी अंदर मर गया है पर निकालो खींचिए, ठीक है। तो इंडिया में बस साइन समझा देते हैं, ये है ना, बस इतना ही। तो ये सब ये साइन समझा दिया, ठीक है, ओके नॉट ओके, बस बता दिया कि समंदर के अंदर ये कर देना, हो जाएगा, मरने वाले तो ये कर देना, ठीक है, निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यही है बेटा कि इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं ना बेटा, वो आपके ब्लड में घुलने लगता है। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जैसे जैसे वो सरफेस के पास आते हैं बेटा, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दिस रिलीजेस द डिसॉल्व्ड गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में ना बेटा नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है बेटा, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज, ये हमारे कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जैसे वो हमारे कैपिलरी को ब्लॉक करता है बेटा, क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, ठीक है। इससे होता क्या है बेटा, बेंड्स बेसिकली आपका ना जो वो लकवा होता है ना बेटा, लकवा का ना एक थोड़ा सा माइल्ड वर्जन है, ठीक है। आपको कुछ देर के लिए आपके शरीर नहीं काम करता, ठीक है, हाथ अजीब सा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं हो जाता, मुंह टेढ़ा सा हो जाता है, तो वो बेसिकली बेंड जो है ना बेटा, वो लकवे का ना ये माइल्ड वर्जन है। बट अगर ये बेंड अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो फिर वो लकवा हो जाता है, फिर है ना, फिर वो हाथ पैर सब मुड़ जाना, ये सब। तो ये बेसिकली ऐसा होता है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, मतलब बहुत पेनफुल होता है बेटा, मतलब कि एक तरह से इतना दर्द करता है ना, और तुम बेसिकली बोल भी नहीं पाते, ठीक है, और जीभ वीभ काम नहीं करता ना सब, क्योंकि वो पूरा अजीब सा हो जाता है शरीर ना। तो याद रखना बेटा, ये बेसिकली इस कारण से होता है। इसीलिए टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, इसलिए हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। तो 11% आपका हीलियम यूज किया जाता है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, आपकी जान बस इतना हीलियम ही बचा रहा है, 11.7%, ठीक है। तो अगर ये ना हो तो फिर ये ओवरकम कर लेगा आपकी बॉडी में। और इसीलिए नाइट्रोजन क्या है बेटा, एबंडेंटली प्रेजेंट है, हीलियम एबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो हम सिर्फ हीलियम को यूज नहीं कर सकते। और ऊपर से हीलियम की दिक्कत क्या है कि इसकी केएच बहुत ज्यादा है ना, केएच बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम हीलियम ज्यादा नहीं डाल पाते उसमें। इसलिए आपको यह बात समझना होगा कि ये सोल्यूशन नहीं बना पाता है, तो इसलिए हीलियम कम से कम रखा जाता है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे 56.2% नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा, और साथ में ऑक्सीजन। तो इसीलिए याद रखना बेटा, इतना परसेंट हीलियम जो है आपको बेंड से बचा लेता है, लकवा नहीं लग जाता आपको, है ना। और बेसिकली अगर मान लो किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर उसको तो इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level, this हाँ अगर हीलियम ज़्यादा डालेंगे, मतलब नाइट्रोजन को छोड़ के सिर्फ हीलियम डालेंगे, तो वो फिर अंदर जा पाएगा ओशन में, क्योंकि अगर केस नहीं, है तो वो ऊपर ही आ जाएगा। ऊपर ही आएगा, वो सिलेंडर ही नहीं जाएगा ना तब तो, क्योंकि यहाँ पे ओवरकम करने के लिए मतलब भारी गैसेस डाले गए हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। हीलियम अगर मान लो कि 56.2% आपने नाइट्रोजन हटा दिया और आपने सिर्फ ये पूरा हीलियम ही डाल दिया, ठीक है, पूरा हीलियम अगर आप डाल देते हो, तो फिर बेसिकली स्कूबा डाइविंग करने का तो मजा ही नहीं आएगा ना, वो टैंक ही उसके ऊपर ही खींच के रख लेगा, तुम जा ही नहीं पाओगे नीचे ना, क्योंकि बार बार वो उसको ऊपर ही लाता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली उस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए भी हीलियम कम से कम ही रखा था, क्योंकि हीलियम तो ऊपर ही आता है ना पानी के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी आप देख सकते हैं हीलियम कहाँ जा रहा है, ऊपर ही आ रहा है ना, तो उसके अंदर तो और बहुत जल्दी बाहर आएगा ना। तो फिर ऐसे नहीं कर सकते, जो बोट्स वगैरह होती है उसमें हीलियम का सिलेंडर, जैसे अगर बोट वगैरह डूब रही हो तो हीलियम का सिलेंडर यूज कर सकते हैं। मतलब कि हीलियम का सिलेंडर वगैरह, उतना हीलियम कहाँ से लाओगी इतना बड़ा बड़ा बोट को बैलेंस करने के लिए। और वैसे भी इंसान जब डूब रहा हो ओ नहीं, तब तो बेटा कोई भी नॉर्मल गैस आप यूज कर सकते हो ना, क्योंकि लाइफ जैकेट जो होता है उसमें तो कोई भी आपका ऐसा चीज जो लो डेंसिटी वाला हो, तो वो आपका इंसान को तैराएगा ना। तो बेकार में क्यों हीलियम का, अरे डूब रही इसे बस जल्दी आओ सिलेंडर के हीलियम भर लो, है ना, किसी के नाक में डाल दे रहे हैं, तेरी हीलियम भर दो इसके पेट में, ठीक है, और बस तैर रहा हो, ऐसा नहीं होना, मुंह मत खोलना है ना। हाँ बोलो। हीलियम की वजह से स्कूबा डाइविंग के बाद पतली आवाज में बात नहीं होगी ना। नहीं बेटा, ये बहुत कम है, उसके लिए प्योर हीलियम इनहेल करना पड़ेगा आपको।
मतलब आप हीलियम का बलून भरा होता है ना, ले लो और उसको इनहेल कर लो, उसके बाद आपकी आवाज पतली हो जाती है। ये तो बहुत कम है, ये तो 56.2 32.1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। आपको प्योर हीलियम चाहिए उसके लिए, प्योर हीलियम। अगर आप प्योर हीलियम इनहेल करोगे तभी आपकी आवाज जो है वो पतली हो जाती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना बेटा कि हीलियम को इनहेल करने से होता क्या है कि आपका जो वो वोकल कॉर्ड जो होता है ना बेटा, ये यहाँ पे ये ना आपका थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ऐसे थोड़ा पास पास आ जाता है, जिसकी वजह से जो आवाज निकलती है तो सीटी की तरह निकलती है। तो ये कुछ देर का इफेक्ट होता है, कुछ देर के बाद फिर उससे अपनी जगह में आ जाता है, ठीक है। बस वही है, तो थोड़ा सा ऐसे पतला पतला टाइप का हो जाता है वो, ठीक है। हीलियम का इफेक्ट होता है ये बेसिकली, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हो, हीलियम वाले तो बलून मिलते रहते हैं ना आपके मॉल्स के आगे, खरीद लो, खींच लो और करो, आवाज निकालते रहो ना, वीडियो बनाते रहोगे कि नहीं, वायरल ही हो जाओगे है कि नहीं। चलिए, हेलो दोस्तों, आज हीलियम का गैस लेके At high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that of the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia. Anoxia का कंडीशन आपको जब गुस्सा आता है तब भी होता है। आप जब गुस्सा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तब भी आपको एनोक्सिया ही होता है, पता है आपको, क्योंकि आप सोच नहीं पाते क्लियरली। तब आपको जब डर लगता है तो भी आपको एनोक्सिया ही हो रहा होता है, आप मतलब कभी भी क्लियरली नहीं सोच पाते। जैसे मान लो अचानक से हाथी आ गया आगे, अब वो आपका जो ब्लड ये ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड वो ऑब्वियसली बहुत जल्दी अब सोचना पड़ेगा ना क्या करना है, हाथी आने वाला है, तो आपको 100 तरीके सोचने हैं कि ये पैर इधर मारेगा तो इधर से बच के निकलना है, तो उस समय दिमाग नहीं काम करता, तो भागता है आदमी, भागता है ना आदमी, ठीक है। इफेक्टिवली आपकी बॉडी जो है बेटा आपको एक एस्केप मोड पे लेके चली जाती है, ठीक है, ऑब्वियस राइट। अब मान लो कि आगे से कुत्ता भी आ रहा है तो कुत्ते को देख के भी भागते ही है ना, बच्चे भागते, अरे कुत्ता भागो, है कि नहीं। तो बेसिकली होता यही है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो ब्लड जा रहा है बेटा उसकी सर्कुलेशन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, तो इसलिए आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आपको अब जैसे मान लो नॉर्मली अभी आप बैठे हो तो कुछ होने नहीं वाला है ना, दीवार गिरने तो वाली है नहीं, कुछ भूकंप आने अभी मतलब मान लो कि अभी जैसे भूकंप का फोबिया आपको ऐसा हो चुका है ना कि नॉर्मली क्या होता है, ये भूकंप आती है आप क्या करते हो, भागते हो ना, है कि नहीं। आपको पता है ऊपर में छप्पर है, क्या कर लेगा आपका बताओ, है ना, ये कुछ होने वाला है, इसका पंखा गिरेगा तो मेरे ऊपर गिरेगा, हाँ साहिल के ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर क्या गिरने वाला है, फिर भी आप लोग ना भूकंप आते ही भागो, क्यों, वो क्या हो गया बेटा, फ्लाइट मोड में आ गए ना आप, फ्लाइट मोड है ना, भागो बस, है नहीं। वही चीज अगर आपके आर्मी क्वार्टर में 5th फ्लोर में आप रह रहे हो, आ गया भूकंप, अरे भागो भैया और ऊपर से बीएसएफ क्वार्टर में रह रहे हो आप, भाई साहब बीएसएफ में तो ऑलरेडी छत टेढ़ी है अब तो क्या ही होने वाला है देख लो ठीक है। बीएसएफ का तो मतलब कि क्वार्टर ऐसा है ना, मतलब कि घुसो तो सर बचा के घुसना पड़ता है पहले ही, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही वो छत इतना नीचे है उसका, ठीक है। और ऊपर से मान लो कि अगर भूकंप आ रहा हो ना और उस गली में ना एक भी लाइट नहीं, पता है, ऐसे ही मतलब कुछ भी भागना होता है वहां से, ठीक है, खतरनाक। 4th फ्लोर में बेटा, 4th फ्लोर में मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, ठीक है, 2017 में भूकंप आया, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बिस्तर हिल रहा है, ठीक है, बिस्तर हिला, मैं देखा बच्चे सब गायब हो चुके ठीक है, बच्चे सब गायब। मैंने पता क्या किया, मैं सीढ़ी से भाग तो नहीं पाऊंगा, मैंने किताब बंद किया, मैं बिस्तर के नीचे चला गया बस और सारे बच्चे नीचे से बोल रहे सर बाहर आ जाओ सर बिल्डिंग गिरने वाली है। हाँ वही हुआ, बट वो सारे बच्चे गायब, 7 बच्चे थे बेटा, हाँ 7 बजे थे, 7 बजे सब गायब हो गए, सब गायब, ठीक है। मैं इसे पढ़ा रहा हूँ नहीं, और बच्चों लॉज ऑफ मोशन में ये और कहाँ के बच्चे गायब, सारे भाग चुके सब, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे भूकंप आएगा ना तो मैं इधर से भागूंगा, तुम इधर से भागना, ठीक है तो इसलिए याद रखिए बेटा हाई ऑल्टीट्यूड में इसलिए ऊपर में छप्पर ना, चलो ध्यान दो। तो इसलिए याद रखना बेटा कि आपका जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है बेटा वहां पे आपकी प्रेशर कम होती है, प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे बॉडी में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उस एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है, भारी गैसेस हमेशा सी लेवल के आसपास होती है, हाई ऑल्टीट्यूड में कभी नहीं होती। जैसे आप लोग कभी अगर नाथुला पास के आसपास जाते हो या फिर है ना 0 पॉइंट पे जाते हो तो वहां पे देखना कि बहुत सारे लोग ना पहुंचते ही एकदम है ना, स्पेशली आंटी लोग है ना, सांस फूल गया, और आर्मी वाले वो बेचारे है ना ऑक्सीजन टैंक लेके आ रहे होते हैं, अरे लगाओ सबको, है ना, तो वहाँ पे आर्मी वाले काफ़ी एक्टिव है, ठीक है,
तो वो लोग ऑक्सीजन टैंक लगा के ना उनको है ना दे रहे हैं ना, बहुत सारे ये आपके जो बंगाल के ना बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, है नहीं, तो वहाँ पे देखते हैं ऐसे करके बैठे होते हैं आंटी लोग, एकदम बोले अब मेरी आज मौत ही हो जाएगी लगता है, ऐसे पूरा खतरनाक चल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना बेटा कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर आपका प्रेशर कम है, प्रेशर कम है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दार्जिलिंग में कभी कोई खाना पकाओगे और सिलीगुड़ी में कभी खाना पकाओगे तो दार्जिलिंग में वो जल्दी पकेगा क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। प्रेशर कम है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर आपने मैगी पकाई, अगर आप दार्जिलिंग में मैगी पका रहे हो वो सच में 2 मिनट पकेगा, ठीक है। सिलीगुड़ी में पकाइए मैगी, नहीं पकने वाला 2 मिनट में, ठीक है। वो 7, 8, 9, 10 अगर मान लो सब्जी उब्जी काट के डाल रहे हो तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है ना उसमें, कि नहीं। बट उबलने वाला जो कंडीशन है बेटा दार्जिलिंग में बहुत फास्ट है। चलो इसको समझाते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए बेटा होता क्या है कि हमने आपसे ये कहा कि प्रेशर जो है बेटा, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, प्रेशर की जो बात है बेटा, प्रेशर आपके हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है बेटा, कम होता है। हाई ऑल्टीट्यूड में आपका जो प्रेशर है बेटा वो कम है। अगर वो आपका कम है तो उससे होगा क्या बेटा कि आपके जो गैसेस है वो जल्दी फॉर्म हो पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए ना, अगर हम यहां पर बात को समझें तो आपको एक बात समझना है कि अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर ये तवा मैंने रखा आपके सिलीगुड़ी में, ठीक है, ये सिलीगुड़ी में है, ये सिलीगुड़ी, और एग्जैक्टली सेम तवा हम रख देंगे बेटा, तवा ही होता है ना, क्या होता है इसका, क्या होता है ये कुकर है क्या ये, चलो पैन है क्या ये, जो भी है यार, चलो ये आपका दार्जिलिंग में रखा हुआ है, जो भी है, कढ़ाई वढ़ाई जो भी है, मुझे उतना आइडिया नहीं यार, कम होने, सॉस पैन है क्या ये, ओके सॉस पैन है, ठीक है। सॉस पैन में हमने यहाँ पे डाला पानी, मान लेना सॉस बनाते होंगे ना इसलिए सॉस पैन बोल रहे हैं शायद। चलो हमने यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, दार्जिलिंग में तो चाय बहुत आपका फेमस है ना, दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सिलीगुड़ी में और आपके दार्जिलिंग में। अब बात को समझना कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अगर आप सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत हाई है ना, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहर से प्रेशर जो है बेटा वो हाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इस लिक्विड को बेटा गैस में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगा हुआ है ना। तो हेनरी लॉ के हिसाब से अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है बेटा, आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये जल्दी गैस नहीं बन पाएगा। बट अगर मान लो आप हाई ऑल्टीट्यूड में चले गए, अब यहां पे तो प्रेशर कम है तो ये जल्दी भाप बन के निकल पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है बेटा कि अगर आप इस कंडीशन को समझ जाते हो कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपका, प्रेशर एक्सटर्नल आपका लेस है और प्रेशर एक्सटर्नल आपका ग्रेटर है, तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है वो वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि ये वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। ये आपके इस चैप्टर का 5 मार्क्स के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो ये मैं बाद में भी समझा सकता था, बट मैं अभी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग का हाई ऑल्टीट्यूड वाला केस आया है, तो इसलिए इसको अभी समझने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको समझेंगे बेटा कि अगर बाहर से प्रेशर कम होगा तो भाप जल्दी बनेगा इसका, ठीक है ना, है कि नहीं। ये एग्जैक्टली वो ऑस्मोसिस वाला कंडीशन था ना, जिसमें कि अगर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन था कि नहीं था, जो 9th क्लास में पढ़ रहे थे आप, कि आपने जब पढ़ा कि सर आइसोटोनिक कंडीशन में बाहर और अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ अगर आपका ये सॉल्वेंट या सॉल्यूट है तो वो अंदर बाहर नहीं करेगा। बट अगर वही सेम चीज अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में आप देखते हो तो हाइपोटोनिक में होता क्या है, बाहर पानी ज्यादा है अंदर में कम है तो पानी अंदर आ रहा है, और हाइपोटोनिक में क्या है बेटा, अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो बाहर। तो एग्जैक्टली ये बेसिकली क्यों हो रहा है कि ये प्रेशर ज्यादा है तो इसका धीरे धीरे आपका ये निकल के आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये एग्जैक्टली आपका जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम पे ही था। तो उसको इक्विलिब्रियम और अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके टेंपरेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर मैं दार्जिलिंग में सिम में भी अगर चाय पका रहा हूं तो बेटा वो जल्दी पक जाएगा। सिम मतलब जानते हो ना बेटा, सबसे कम आंच है ना, सबसे कम आंच में। फिर बच्चे बोले सर कौन सी सिम कार्ड लगानी है, जियो वाली लगानी है कौन सी। तो सिम जो है बेटा सबसे कम टेम्परेचर में भी आपका चाय जल्दी पक जाएगा, जबकि सिलीगुड़ी में आपको पूरा फुल आंच, हाँ पूरा हाई फ्लेम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है चाय पक पाएगा। अदरवाइज आप सिम में पकाओगे तो जिंदगी में शायद चाय ना पके सिलीगुड़ी में, ठीक है, टाइम लग जाएगा आपको। और इवन आप यूपी बिहार साइड चले जाओ तो और भी नहीं पकने वाला, क्योंकि वो तो एक्चुअल प्लेन है, ठीक है। क्योंकि सिलीगुड़ी तो फिर भी आपका फुट हिल्स है, बट अगर आप बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, बाप रे वहां पे तो, और दिल्ली चले जाओ, ओ माय गॉड, दिल्ली में तो ऑलरेडी खतरनाक गैसेस उड़ रही है ऊपर ऊपर में, नहीं तो कैसे ही निकलेगा, है कि नहीं। तो ह्यूमिडिटी चरम सीमा पे वहां पे एकदम खतरनाक, ठीक है, और रखे रखे अपने आप ही खत्म हो जाना है उसको। चलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कभी भी याद रखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी हमेशा आपका जो गैसेस का है बेटा ये डिक्रीज कर देता है विद टेम्परेचर। कल ही हमने पढ़ा था कि सॉलिड का बढ़ा देता है और गैसेस का
कम कर देता है, क्योंकि अगर आप गैसेस को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो और वोलेटाइल हो जाएगा और दूर भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि प्लेन्स में गर्मी क्यों होती है, पहाड़ों में गर्मी क्यों नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि प्लेन्स में और पहाड़ों में अंतर यही होता है बेटा कि प्लेन्स में प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको कोई भी काम करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए यहां के टेम्परेचर लाजमी है कि बढ़ेगी ही, ठीक है। बट अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में वही सेम काम करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे आपका प्रेशर कम है इस कारण से, ठीक है। तो इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर व्हेन डिसॉल्व्ड द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू द कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। अगर आप इसको थर्मोडायनेमिकली देखो तो थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको समझ में आएगा कि आप जब डिसॉल्व कर रहे हो तो गैस को आप पानी में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर उसके एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फेज में चेंज कर रहे हो उसको, ठीक है। अब लिक्विड फेज में चेंज करने का मतलब क्या है बेटा, वो आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखा रहे हो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आपकी हीट रिलीज होती है, तो अगर हीट रिलीज हो रही है और अगर आप टेम्परेचर देने लगोगे तो ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा बेटा, सारा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा, वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेक्शन दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड thus must follow Le Chatelier's principle. So as डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये एक्सोथर्मिक होने के कारण क्या होता है बेटा, आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए बेटा, आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे H2S टॉक्सिक गैस, ठीक है। एक टॉक्सिक गैस होता है बेटा, मतलब कि ये काफी जहरीला है, ठीक है, विथ रॉटन एग लाइक स्मेल, इसकी स्मेल काफी मतलब है ना बदबूदार होती है, ठीक है। सो इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 आपका ये मोलालिटी सॉरी m है तो बताइए मोलालिटी है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको मोलालिटी दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, मोलालिटी। तो अगर आपको ये मोलालिटी दिया गया है तो आप इस मोलालिटी से उसका क्या निकाल सकते हो, उसका मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। और हमारे पास सॉल्वेंट कितना केजी है, 1 केजी है, ठीक है। और हमें यहां पर एसटीपी पे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है बेटा, एसटीपी पे। अब हमें निकालने के लिए बोलते हैं हेनरी लॉ का कांस्टेंट निकालना है। अब हेनरी लॉ का कांस्टेंट क्या है बेटा, केएच है, हमें केएच फाइंड करने के लिए बोला गया है ना। तो केएच अगर आपने फाइंड करना है तो केएच फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेटा, सॉरी P इक्वल्स टू के एच काई, P इक्वल्स टू के एच काई होता है ना, आपको ये के एच निकालना है। तो के एच क्या होगा बेटा, P बाई काई। एसटीपी पे है बेटा, तो एसटीपी पे हमारा प्रेशर कितना होता है, बेटा वो तो वॉल्यूम है, मैं एसटीपी की बात है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 atm होता है ना, 1 atm, 1 atm बार में कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बार होता है ना। क्या भैया सब भूल जाते हो आप लोग यार, 11 क्लास में सब कुछ खा के आ गए ना। ये आपका प्रेशर हो गया, ये क्या है बेटा, प्रेशर एक्सटर्नल जो कि हम लगा रहे हैं ना, है कि नहीं, ये प्रेशर बाहर से लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, आपको केएच की वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है, ठीक है। काई आपके पास है क्या, काई है आपके पास, काई तो नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और यहां पे ध्यान देना बेटा कि आपने यहां पर क्या किया, 0.195 मोलालिटी आपको दिया गया है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि 0.195 मोल्स पर 1 kg ये दिया हुआ है ना आपको बेटा। तो मतलब कि मुझे मोल्स पता है किसका, मुझे मोल्स पता है आपके इसका H2S का, ठीक है। तो मैं उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास 1 kg ऑफ वो भी है बेटा, सॉल्वेंट भी है। तो 1 kg ऑफ अगर मेरे पास सॉल्वेंट है तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का हम वही सेम काम करेंगे जो पीछे किया। तो मतलब कि 1 kg में कितना आ रहा था बेटा, 55.5 मोल्स आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो मुझे इसका मोल्स मिल गया, मुझे इसका मोल्स पता है, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा, मुझे प्रेशर तो मिल ही गया। और मेरे पास अब मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा, काई कितना बनेगा मेरा, अब काई बन जाएगा 0.195 बाई 55.5, है ना। तो मोल फ्रैक्शन तो निकालिए, मोल फ्रैक्शन कितना है जल्दी बताइए। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ये प्रेशर आपका बाहर से लग रहा है। अब ये अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है बेटा तो मतलब ये है कि H2S गैस के ऊपर ये प्रेशर है, तो यही प्रेशर वो वाटर के सॉल्यूशन के ऊपर भी लगाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका प्रेशर आ चुका, ये आपका काई आ गया। तो आपका KH कितना आएगा बेटा, तो KH कितना आएगा बेटा, KH आपका आ जाएगा, प्रेशर कितना था बेटा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन आपका काई कितना आ रहा था, वो था काई आपका 0.195, इसको इंटू क्या करेंगे बेटा 55.5 कर देंगे, ठीक है। सॉरी इसको, हाँ ये ठीक है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी करिए, कम ऑन।
क्या हो गया बाबू, बोलो डाउट क्या है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल भी दे, क्या हुआ, कुछ नहीं, अच्छा जल्दी। प्लीज वो पंखा चालू कर दो, पंखा थोड़ा चाहिए लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना, हाँ वो गर्म हो गया था। कितना आ रहा है? 10.812 शायद वही होगा, मल्टीप्लाई करके 10 की पावर नहीं आ रही, 10 की पावर नहीं निकाली क्या? कितना आ रहा है बेटा? जीरो पॉइंट 003 आ रहा है क्या? ओके ओके, हाँ निकाल दो, पूरे का आंसर चाहिए बेटा। सर 288 राउंड ऑफ किया है? राउंड ऑफ नहीं किया, तुमने राउंड ऑफ किया क्या? 10 टू द पावर वही है, मतलब वही तो बदला है उसने, आसपास ही है वो। तुम्हारा कितना 288 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है बाबू? into 10 raised to the power 4 आ रहा है। ये तो कुछ अलग ही नहीं आ गया। और किसका आ रहा है? सर into 10 raised to the power 4 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7 ना, तो इसका तो 8 आ रहा है। 80 आ रहा है ना, क्योंकि 5 तो है ही, वही वही पॉइंट हटाएंगे तो 1013 भाई आपका 195 आ रहा है ना, है कि नहीं? 195 का ऐसा ऐसा कर दो ना, चलो मैं निकालता हूँ 10 इसको 1013 बाई 195 इंटू 10 टू द पावर 5 आपके पास। हाँ तो इसको करते हैं बेटा 10/2 करते हैं। सर 2.8 into 10 raised to the power 7 आ रहा है। एक मिनट बेटा, 55 इंटू 5 कर देना बेटा, ये 55.5 इंटू 5 कर दो, कितना आ रहा है बताओ तो? सर 2.8 into 10 raised to the power 7 मेरा आ रहा है 337.6 into 10 to the power 5. कितना आ रहा है बेटा? कैसे आ रहा है मेरा कितना कितना आ कितना? रहा है 3 उसका नहीं, किसका? वो आंसर लास्ट का इसका क्या? सर मेरा 2 से स्टार्ट होता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 77.5 उसका आंसर वही 55.5 जो आपने मल्टीप्लाई किया मतलब मेरा सर 288.315 आ रहा है, हाँ मेरा 2.8 2.8 आ रहा है, 2.8 मतलब 3 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है बेटा वो भी सही है, क्योंकि 2.8 आपको 3 बनेगा लास्ट में, और राउंड ऑफ करके वही बनेगा, ठीक है।
अगर 3 पॉइंट ये इंटू 10 टू द पावर आपका आ रहा है बेटा ये 7, तो वो सही है। 10 टू द पावर 7 आएगा, 10 टू द पावर 8 ही नहीं आएगा। देख लो बेटा। ठीक है, वही आएगा ना। तो पता है इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कितना आया बेटा? 280 कितना आ रहा है? 2883 आ रहा है। 2883 आ रहा है ना आपका? तो उसको 2.8 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको आप बार में चेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। मतलब अभी आपका आंसर क्या था? 280। यहाँ पे जो वो ऊपर आंसर आया था ना, तो वो आया था 0.0035 पे मैंने 3 लिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 3.0 या 3.1 3.2 आ रहा है, तो वो बेसिकली वही है, राउंड ऑफ करके वही बनेगा आपका। वैल्यू आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, बट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कितना है बताओ? तो इसको मल्टीप्लाई करके 55.5 इंटू 5 277 आ रहा है ना। हाँ वही तो, लगभग उसके आसपास ही आ रहा है। 2.8 ही करना है लास्ट में तुमने, ठीक है ना। तो अगर आंसर है तुम्हारा 2.8 2.7 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 7, तो वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, वो करेक्ट है। क्लियर? हाँ सही है। क्योंकि कैलकुलेटर में मार के देख रहा हूं उतना ही आ रहा है, मतलब 288 या फिर वही आ रहा है। उतना ही आ रहा है मतलब आंसर ना। कैलकुलेटर जब लगा रहे हैं तो उसमें उतना ही दिखा रहा है। अब कैलकुलेटर तो ऑब्वियसली गलत शायद नहीं हो, है नहीं? हाँ बेटा 2.8 है ना। हाँ घर जाके एक बार फिर से लगा देना ना। चलो अगला क्वेश्चन रे। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। चलो KH दिया, ये KH लिख लो बेटा फटाफट से। 1.67 ये आपको KH दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? KH। एक मिनट ना बेटा, ये ज़्यादा लंबा 56 चल रहा है। चलिए मैं इसको, हाँ ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज 1.67 इन 10 टू द पावर 8। ये KH है, लिख लीजिए बेटा KH, ठीक है। एट 298 केल्विन, ये आपको 298 केल्विन में। टेम्परेचर लिखने की जरूरत है, टेम्परेचर का हम इस्तेमाल ही नहीं करते ना। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, ये वॉल्यूम है। 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ये सोल्यूशन की वॉल्यूम है बेटा। When packed under 2.5 ATM प्रेशर, आपने 2.5 ATM प्रेशर में इसको पैक किया हुआ है CO2, प्रेशर एट 298 केल्विन। आपके 298 केल्विन में आपको उसको पैक किया गया है, ठीक है। आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अब CO2 की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको CO2 का मोल फ्रैक्शन पहले निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन अगर आपका आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसका मोल्स निकाल सकते हो, और मोल्स निकल जाएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। सर वो पास्कल में, ये ATM में तो कुछ नहीं। हाँ, इसको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा ना। इसको आप पास्कल में चेंज करेंगे, ये पास्कल में आपको दिया गया ना, तो इसको पास्कल में चेंज कर दीजिए, है कि नहीं। पास्कल में चेंज इसको करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ATM में चेंज करो, ठीक है। अभी तो बताया ना 1 ATM इक्वल्स टू कितना, बार में कन्वर्ट कर दिया आपने था ना। अब इसको भी आप इसको पहले बार में कन्वर्ट कर दो। बार के बाद फिर बार और पास्कल में कोई अंतर नहीं होता, वो लगभग सेम ही है, वो दोनों सेम ही होता है, बार और पास्कल सेम होता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो आप पहले इसको बार में चेंज कर दो ना। 2.5 इंटू क्या करना है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बार बना दो इसको। कर लो बेटा सॉल्व, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? कंडीशन ही मिल गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या निकालना है? क्वेश्चन तो समझ में आएगी कि क्या कंडीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा कि आप काई निकालेंगे। काई निकल जाएगा तो उसके बाद अब काम हो जाएगा, ठीक है। काई निकालेंगे, काई। तो आपके पास KH है, ये KH फटाफट से लिख ले बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, और उसके बाद आपको इसका प्रेशर दिया गया है 2.5। तो मतलब कि इससे आपका काई तो निकल जाएगा। 2.5 को चेंज कर लेंगे बेटा, 2.5 को कर देंगे मल्टीप्लाई। मैंने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला बेटा? हाँ, उसको बार में चेंज करें। तो मैंने क्या बोला है बेटा, ध्यान देना। इसको आप क्या कर देंगे बेटा, इसको आप कुछ इस तरह से बदल देंगे। देखिए बेटा, आपके पास 2.5 ATM है ना बेटा, तो इसको आप लिख देंगे 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बार कर दीजिए बेटा, इतना कर दीजिए, ठीक है। बार और पास्कल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आपका आ गया प्रेशर। अब फॉर्मूला क्या है हेनरी का? P इक्वल्स टू KH काई। तो काई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? P बाई KH। आए कि नहीं आया? P ये रहा,
कितना है बेटा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। मैं आपसे कहूंगा बेटा इसको 1 ही मान लेना, 1 मान लेना, 1.013 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास KH की वैल्यू कितनी, तो आपके पास KH की वैल्यू आ रही है बेटा 1.67। 1.67 को 1.7 ले लो, ठीक है, 1.7 सीधा लिख दीजिए बेटा, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 आपके पास है। इसको आपने 2.5 बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 25 बाई 17 है ना, 17 से काट दो इसको, तो 17 से काटोगे तो कितना आएगा बेटा आपका 1.5 आ रहा है, 8 बचा है ना, 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 1.4 तो आपका बचा 12, तो 12 के चला तो 0, तो 1.4 आएगा, तो 5 है यहाँ पे 6, तो 6 आएगा, 1.15 और हाँ 6 ही आएगा, नहीं 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 7 आएगा, 1.47 आएगा, 1.47 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका 1.47 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या है बेटा, ये काई आ गया, काई, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन तो आ गया, मोल फ्रैक्शन मिला कि नहीं मिला। अब हमारे पास ये वॉल्यूम दिया बेटा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हमारे पास मोल फ्रैक्शन तो आ गया, मोल फ्रैक्शन सबको मिल गया ना बेटा, फटाफट से लिख लीजिए। इसको आप 1.47 को ना इजी करने के लिए 1.5 ही कर दो, ये ज्यादा सही रहेगा ना, 1.5 कर दो सीधा, है ना, इजी रहेगा सॉल्व करने में, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये आपका आ गया।